आज के मेहमान, मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। आज की मेहमान में आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी एक ऐसी शख्सियत जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, साहित्यकार है, वो है जयंती रंगनाथन। जी हाँ, हिंदुस्तान अखबार की एग्जीक्यूटिव एडिटर और जो लंबे समय से पत्रकारिता करती रही हैं और साथ ही साथ लिखती रही हैं कहानियां, उपन्यास, कविताएं। ये सारी जो उनकी रचनाएं हैं उनके पाठकों में बहुत लोकप्रिय रही और वो हम कहें अगर कि वो अनुभव का तो एक खजाना है उनके पास, तो गलत नहीं होगा। आज की जो ये मुलाकात है बहुत मजेदार रहेगी और हम ढेर सारी बातें करेंगे जयंती रंगनाथन से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जयंती जी गोल्ड के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, क्या कहूँ, सब सुनने वालों को ढेर सारा प्यार। वाह जयंती जी, मैं आपको सबसे पहले लेकर जाऊंगी यादों के गलियारों में और मुंबई शहर में, जहां से आपने करियर की शुरुआत की, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, पर मुंबई से पहले मैं आपको भिलाई ले जाना चाहूंगी। हाँ, ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत खूबसूरत सा शहर है जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मैं पली बड़ी। भिलाई स्टील प्लांट में मेरे अप्पा काम करते थे। मैं अप्पा कह रही हूँ तो सब सुनने वालों को पता लग ही गया होगा कि मैं दक्षिण भारतीय हूँ, अप्पा और अम्मा कहते हैं। बचपन बड़ा खुशहाल सा था, बड़े मजे मजे में हम लोगों की जिंदगी बीती। मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, तो घर में खुशियां तो थी लेकिन पैसे थोड़े कम थे, तो हमारी माँ ने एक तोड़ निकाला था। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि मुंबई और अब दिल्ली के तार वहीं से जुड़े हुए हैं। अच्छा। तो तार ये जुड़ा हुआ है कि बचपन में जब सब घूमने जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, हम जा नहीं पाते थे चारों भाई बहन, तो हमारी अम्मा कहती थी कि इसको इस तरह से मनाओ घर में रहते हुए कि तुम्हें लगे कि ये तुम लोगों की सबसे मजेदार छुट्टियां हैं। तो वो क्या करती थी, हम सबको कहती थी कि तुम लोग कुछ कलर पेंसिल ले आओ, कागज ले आओ, जिसको जो मन है करो। मुझे याद है मैं 6वीं में थी और उस साल हमारी अम्मा ने हम लोगों को कुछ सफेद कागज लाके दिया और कहा कि चलो तुम लोग बैठ के इस पे लिखो, जो मन की बातें हैं लिखो। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे घर में पढ़ने का मतलब एक तरह से कहूं कि भयंकर सा रिवाज है। घर में और कोई काम पूजा पाठ हो न हो, लेकिन पढ़ने में तो इतने उस्ताद रहे हैं हमारे अम्मा अप्पा और घर के हर सदस्य कि हम सबको ये एक बीमारी की तरह आदत लग गई है। बिल्कुल। हाँ, और किताबें तो अपनी यात्रा खुद ही करवाती है। बिल्कुल। और घर में हिंदी की, अंग्रेजी की, तमिल की, मलयालम की, हर भाषा की पत्रिका, उपन्यास, सब कुछ अम्मा अप्पा मंगवाते थे। तो हम लोग सब पढ़ते थे, कहीं कोई हम लोगों को रोक टोक ही नहीं था पढ़ने में। बच्चों की सारी पत्रिकाएं आती थी उस वक्त, और प्लस गर्मी की छुट्टियों में जो लाइब्रेरीज होती थी किताबों की, वहां की सदस्यता लेके दे दी जाती थी कि आप लोग पढ़िए, हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, भाषा इंप्रूव करिए, फिर खूब चर्चा करिए आपस में। तो हम सब जो है बहुत कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। और अभी जैसे पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो है एक दौलत थी हमारे पास। मुझे तो यही लग रहा है कि आपके पास तो बहुत बड़ा धन था, किताबों का धन। बिल्कुल। और इतना पढ़ते थे। तो उस गर्मी की छुट्टी में जब माँ ने कहा कि कुछ लिखो, तो मैंने एक कहानी लिख दी। मेरी पहली कहानी थी 6 महीने की चाबी। वो हमारे अप्पा ने किस्सा सुनाया था। तो अप्पा जो है व्हीलचेयर में रहते थे उन दिनों, तो किस्सा सुन के उन्होंने कहा बेटा लिखो तुम ये जयंती। मैं तीसरी घर की उनकी बेटी थी, तो मैंने लिख के जब सुनाया शाम को तो अप्पा को बहुत अच्छा लगा, तो उनकी शाबाशी मिली। मैंने कहा चलो और लिखते हैं कहानी। तो इस तरह से मैं कहूंगी 10-11 साल की उम्र से मैंने कहानी लिखना शुरू किया। और अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैंने एक कहानी लिखी, धांसू के आंसू। तो एक कॉमेडी कहानी थी, कुछ मजेदार किरदार जो है, शीर्षक सही लग रहा है। तो उसके बाद अप्पा ने कहा ये कहानी बहुत मजेदार है, इसे तुम बिल्कुल रफ करके लोटपोट में भेजो। और मैं आपको क्या कहूँ, वो कहानी लोटपोट में छप गई और 40 रुपए का मनी ऑर्डर आ गया। उससे पहले तक तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता रही हूँ साल 78 या 79 की बात है। बिल्कुल। और आप 10-11 साल की। बिल्कुल उतनी उम्र थी मेरी। और वो ऐसा था कि मेरे हाथ में जैसे एक तुरुप का पत्ता लग गया। हाँ। कोई खजाना लग गया कि लिखो और इससे पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि पैसे की सच में कमी थी घर में। मतलब आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही था, तो वो एक जरिया बन गया। लेकिन मन के किसी कोने में ये बात नहीं आई थी रश्मि जी कि लिखना आपका करियर बन सकता है, आपका पेशा बन सकता है। पता ही नहीं था उस छोटे शहर में। था बस एक। तो मैं तो भाई कॉमर्स की छात्रा थी और ये था कि भाई कॉमर्स पढ़ के आप बैंक में नौकरी करेंगे और आपकी एक स्थायी नौकरी होगी, लिखेंगे शौकिया। तो जब मैंने बीकॉम कर लिया तो हमारी माँ ने तय किया, तब तक अप्पा का निधन हो चुका था, कि हम सब मुंबई जाएंगे क्योंकि मुंबई में दीदी की नौकरी लग गई थी। अच्छा। तो हम मुंबई गए और मैंने एमकॉम करना शुरू किया और उसके बाद बैंक में नौकरी मिल गई।
ये तो मतलब आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रही होंगी। उस समय बैंक के लिए भी बहुत एक रश्मि जी कंपटीशन होता ज्यादा था। मैं कहूंगी कि हम लोगों को पता था कि निशाना कहाँ मारना है। वो हमारी माँ जो है, हम 3 बहनें और 1 भाई, भाई छोटा, इस तरह तैयार किया था कि बचपन से वो हमें ये कहती थी कि तुम्हें जिंदगी में जो भी सपने पूरे करने हैं, कोई ऊपर से राजकुमार उतर के पूरा नहीं करेगा, अपने आप करने अपने आप करना है। आपको जो भी मन है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, आपको जो भी संसार चाहिए, वो आपको खुद जुटाना होगा और आपकी कमाई ही आपकी दौलत है। वाह। तो उन्होंने उस तरह से हमें ट्रेन किया, तो वो बात दिमाग में इतनी ज्यादा घर कर गई। तो हम तीनों के सामने यही था कि जल्द से जल्द नौकरी करनी है, घर को सपोर्ट करना है और अपने लिए एक जिंदगी बनानी है। देखिए, माँ जब इस प्रकार से शिक्षा के हथियार आपके हाथों में दे देती है ना, तो हम लोग महिला सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जब आपकी शिक्षा हो तो फिर तो क्या मतलब, मुझे नहीं लगता किसी और भी मदद की भी जरूरत है। बिल्कुल, आप बहुत सही कह रही हैं। इसलिए जब भी मैं लड़कियों से मिलती हूँ, जब भी मैं इस तरह के किसी शिविर में जाती हूँ या लड़कियों को संबोधित करती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है आज की तारीख में पढ़ना और आत्मनिर्भर होना। जी। आत्मनिर्भर लड़कियां जो है वो बहुत सुंदर संसार बनाती है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और पति के लिए। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो आज से 30-40 साल पहले अम्मा ने कहा, हमारी अम्मा बड़ा अंग्रेजी में डायलॉग मारती थी कि मैरिज इज नॉट बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द लाइफ। वो कहती थी राह चलते कोई मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आप अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जिए, कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके मत जिए। फिर वो भी कहती थी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तो उसमें फिर रहे मत, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हैं। तो इस तरह की शिक्षा को लेके हम बहनें बड़ी हुई। बिल्कुल। और वाकई में अम्मा की शुक्रगुजार हूँ कि जब बैंक की नौकरी मिलने के बाद मैंने एक बार एक अखबार में ऐड देखा और वहां ये था कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पत्रकार चाहिए। तो मैंने कहा अम्मा मैं इसमें जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग जो जो मांग रहे हैं वो मेरे पास है। उन्होंने कहा है कि लिखने का अनुभव होना चाहिए। देखिए, इतनी मेरी कहानियां और इतने लेख छपे, मैं लिखा करती थी कॉलेज के दिनों में और उसमें बहुत कहानियां छपी थी, पराग वराग सब में छपती थी। तो मुझे लगता है कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। अम्मा ने कहा ठीक है, जो मर्जी है कर ले। मैंने जो है वो फॉर्म भर दिया और मेरा जो है सिलेक्शन हो गया। रश्मि जी, मैं सिर्फ 20 साल की थी जब मैंने धर्मयुग ज्वाइन किया। वाह। और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे हाथ में क्या कारू का खजाना लग गया है। जी, धर्मयुग ऐसी पत्रिका जो हम याद करते हैं, वो सुनहरा समय, वो साहित्य का मैं कहूँ जमावड़ा जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जो कुछ बेहतर होना चाहिए वो सब कुछ था धर्मयुग में। इतनी सुंदर सुंदर कहानियां, मैंने बचपन में बहुत धर्मयुग पढ़ा है। कहानियों के अलावा जिस किस्म के लेख, साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रिका आप कह रही हैं और मैंने जिया है। मुझे लगता है एक जो साहित्य की जो संस्थान होता है ना, अपने आप में वो था धर्मयुग। बिल्कुल। और आप बड़ी किस्मत वाली थी कि आपने वहीं से शुरुआत की। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं सच में बहुत किस्मत वाली थी कि मुझे धर्मवीर भारती जी के साथ काम करने का मौका मिला। 3 साल वो मेरे संपादक, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था। तो फाइनल इंटरव्यू में जो है उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तुम नाम के आगे जयंती रंगनाथन लगाती हो, तो सिर्फ ये ऐसी है कि तुम्हें तमिल वमिल बोलना आता भी है? तो मैंने कहा कि सर ना नन्नावे पेशवें तमिल कलंगो निकल कड़वा कलंगो। वो इतने जोर के ठठा के हंसे, बोले वाह लड़की तुम तो बोल लेती हो। मैंने कहा इसका अर्थ क्या था जो अभी आपने बोला? ये भी मैंने कहा कि मैं बहुत अच्छे से तमिल बोल लेती हूँ, आपको जो पूछना है पूछिए। वाह क्या बात है। मुझे लगता है कि भारती जी समझ गए होंगे कि क्या कहा है जयंती जी ने। अच्छा, मैं वही कह रही हूँ, उस उम्र के उस पड़ाव में थी जब आपको पता नहीं था कि कितने बड़े लोग हैं, क्या है वो। तो आप एक मासूमियत के साथ या एक उसके साथ आपको कह देते हैं। तो वो खूब हंसे और बाद में बोले इसने तो मेरे को तमिल में जवाब दे दिया। वाह। तो मैंने उस तरह से अपने करियर की शुरुआत की। और सच कहूं तो एक तरह से हिंदी ने मुझको अपनाया या मैंने हिंदी को अपनाया वो धर्मयुग में जाने के बाद ही हुआ। उससे पहले लिख लेती थी, लेकिन जो संस्कार पड़े, जो प्रशिक्षण मिला, वो और मेरा शुद्धिकरण हुआ एक तरह से मैं कहूंगी, भाषा को लेके, समझ को लेके, साहित्य को लेके, वो सब वही। वो धर्मयुग से बड़ा कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वहां रोज मतलब आप देखें, पद्मा सचदेव जी आती थी, चित्रा जी आती थी और चुपके से मुझसे कहती थी 1 लड्डू दे रही हूँ तुझे, 2 दे रही हूँ, चुपके से खा ले। मैं छोटी सी थी तो कंधे पे हाथ फेरते हुए हर बड़ा साहित्यकार वहां आता था। कई बार फिल्म सितारे भी आ जाते थे जिनका इंटरव्यू हम करते थे, जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे होते थे रश्मि जी,
वो कितने बड़े कद के थे, वहां जाके समझ में आया। बातें हो रही हैं धर्मयुग की और बातें हो रही हैं मुंबई की और फिल्मी सितारों की भी आपने बात की। और हमारा जो चैनल है गोल्ड, इसमें तो हम लगातार गाने भी सुनते हैं। तो इस मौके पे आप बताएं कौन सा एक मीठा सा गीत हमारे सुनने वालों के लिए सुनवाना चाहती हैं? एक गाना मेरे दिमाग में हमेशा हॉन्ट करता है, आवारा ए मेरे दिल जाने कहाँ है तेरी मंजिल। बहुत मीठा ये गीत आपने चुना और हम वापस आते हैं उसी मुकाम पर जहां हमने बातचीत छोड़ी थी कि आप बहुत सारे साहित्यकारों से मिलती थी और एक बहुत अच्छा सा माहौल था वहां पर। तो उस समय कुछ रोचक घटना? देखिए, पत्रकारिता कहूँ या लेखन कहूँ, उन सब का मेरा बहुत पहला अनुभव था। जब मैंने ज्वाइन किया और मैं कई बार असाइनमेंट के लिए बाहर जाती थी और मैं बहुत दूर रहती थी पनवेल में, मेरा अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होता था। ट्रेन नहीं थी डायरेक्ट वहां उन दिनों पनवेल से, तो मैं ट्रक मिला तो ट्रक, बस मिले तो बस, कोई भी गाड़ी मिले मानखुल स्टेशन, और फिर वहां से भागती हुई ट्रेन पकड़ के ऑफिस जा रही हूँ और वहां अटेंड कर रही हूँ। का ऑफिस किधर? बीटी स्टेशन के बिल्कुल सामने था उसे ना, तो ओल्ड लेडी ऑफ बोरी बंदर कहते हैं उसे। बहुत आलीशान और बहुत शानदार ऑफिस, जैसे वहां जाओ तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती थी कि आप धर्मयुग में काम करने जा रहे हो। तो एक बहुत मजेदार मैं वाकया आपको सुनाना चाहूंगी। इस वाकये का जो संबंध है, आज जितनी भी लड़कियां काम करने आ रही हैं वो भी एक तरह से इससे लेसन ले सकती हैं। तो क्या होता था, हम लोगों का टाइम जो था वो 9:30 से 5 बजे तक का था और मैं दूर रहती थी तो मुझे भाग के जाना पड़ता था बिल्कुल, ताकि घर मैं 8:30-9 तक पहुंच जाऊं। तो हमारे जो एक सीनियर थे सुदीप जी, बहुत सम्मान के साथ उनका नाम ले रही हूँ, अब वो जो है नहीं,
तो वो बहुत मसमोला पत्रकार थे, बहुत अच्छा जो है ट्रांसलेशन करते थे, सारा काम बहुत अच्छा करते थे। तो उनके साथ जो है मुझे कहा गया था कि आप उनके साथ काम करिए। तो रोज मैं 4 बजे उनके पास पेज लेके जाती थी कि सुदीप जी, वहां सर बोलने का रिवाज नहीं था, आप जो है पेज जरा देख लीजिए। तो वो पेज यूं उठा के फेंक देते थे, कहते थे कि तुम जो है सिर्फ 4 शीर्षक बना के लाइयो, 25 शीर्षक बना के लाओ, 25 शीर्षक से कम बात नहीं बनेगी, और एंट्रो भी 10 होनी चाहिए इसके। बना के आप लेके गए, और उसके बाद वो रखे रहते, बात करते रहते थे। और 5 बजे जब मैं जाती थी उनके पास तो कहते थे नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा, बिना देखे यूं कट लगा देते थे, कहते थे चलो और 25 बना के लाओ। अच्छा। तो ये जब लगातार होने लगा तो मैं जो है थोड़ी घबरा गई। मुझे लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी भाई। और फिर उसके बाद मैं अगर 8 बजे निकल रही हूँ तो इसका मतलब है 11 बजे घर पहुंच रही हूँ, मुझसे संभल नहीं रहा था, निकलना है आपको। और सच कहूं तो पहली नौकरी थी, आदत नहीं थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करूं। तो ये जब बहुत दिन तक ये चला और मैं मैनेज नहीं कर पाई तो मैं भारती जी के कमरे में चली गई। तो मैंने कहा भारती जी आप मुझे ना यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए कहीं और। तो बोले अरे क्या हो गया, तुम तो अच्छा काम कर रही हो। तो मैंने कहा नहीं मैं कर नहीं पाऊंगी। कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे लगता है पहली बार और आखिरी बार मैं नौकरी में रोई होंगी। और इतने बड़े जो है बैठे हुए साहित्यकार मेरे बॉस, उनके सामने रोते हुए मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, और सुदीप जी जो है वो 4 बजे से मैं बैठी रहती हूँ, ऐसे ऐसे करते हैं और मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं कैसे करूँ बताइए। वो खूब हंसे और फिर उसके बाद हमारी एक और सीनियर थी वहाँ, सुदर्शना जी, उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जो है बिल्कुल सुदर्शना द्विवेदी बिल्कुल। तो उनको बुला के कहा कि देखिए सुदीप जी बिल्कुल लौंडो लपाड़ों की तरह ले रहा है बच्ची से काम, बस आप जो है अब इसको अपने इसमें ले लीजिए, आप इसके साथ रहिए, ठीक है। फिर बोले तुमको कहीं जाने वाने की जरूरत नहीं है, ये तो मजाक कर रहा है, ये तो सिखाने का इसकी अदा है तो सुदीप की। बाद में जो है सुदीप जी निकले, बोले अरे भारती जी से डांट खिलवा दिया। पर आप तो ऐसे ही करते हैं ना। मैं रोते चलो कॉफी पिलाता हूँ। तो मैं फिर कॉफी पिलाते, बोले अरे लड़की झल्ली कहते थे, तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ भाई, पत्रकार है, पत्रकारों के लिए समय थोड़ी होता है, तुम ऐसे भागती रहोगी तो कैसे सीखोगी पत्रकारिता। हम लोग ऐसे नहीं, मतलब डेस्क पे पत्रकारिता नहीं होती, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के काम करना चाहिए, और जितना मैं कहता हूँ तुमसे उतना करोगी तो कल तुम्हें बहुत फायदा होगा उससे। पत्थर की लकीर की तरह मैंने उनकी बात मान ली। उसके बाद मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, एकदम उन्होंने बहुत गुरु की तरह सब कुछ सिखाया। मैं मानती हूँ कि ये एक शुरू में ही आपको एक छोटा सा तराशना चाहिए, छोटा सा चपत लगनी चाहिए आपको कि काम ऐसे होता है। पत्रकारिता जो है 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। तो हर लड़की जो आज इस फील्ड में आती है तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि पत्रकारिता 9 से 5 की नौकरी नहीं होती। कोई भी क्रिएटिव काम आप समय के इसमें बंद के आप नहीं कर सकते। आपको जो है अपने आप को फैलाना होगा, बाहर जाना होगा, मिलना होगा। जब तक आप दुनिया नहीं जानेंगे, आप दुनिया को सच्चाई कैसे बताएंगे? जी, लिखोगे कैसे, कागज पर कैसे उतारोगे? बिल्कुल, चाहे कहानी हो या आपका जर्नलिस्टिक कोई भी रिपोर्ट हो, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा जी। और शुरू में ही मिल गया मुझे। वाह। तो वो जो मूर्ति जो गढ़ी गई वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी मजबूत निखर कर आई। और अब तो आप दिल्ली में है, फिर मुंबई से दिल्ली आना हुआ? जी। तो फिर मुंबई में मैं धर्मयुग में 10 साल रही, 1 साल ट्रेनिंग की और 9 साल वहां रही। फिर उन दिनों जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल बड़ा बूम कर रहा था, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा हाथ आजमाना चाहिए, उम्र का तकाजा भी था। हाँ। तो मैंने सोनी टेलीविजन ज्वाइन कर लिया था 3 साल के लिए, बिल्कुल शुरुआती दिनों में। और काफी सीरियल्स लिखे वहां पे मैंने। मैं आइडिएशन डिपार्टमेंट में थी, तो वो भी एक बहुत अच्छा अनुभव था। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।
रुकते चलते होते इन होठों की हसरत में तपते जलते होते मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई ये ज़मीन थम गया आसमां जाने मन जाने जा। हमारे श्रोता आज एक ऐसी शख्सियत के अनुभव सुन रहे हैं जिन्होंने हम कहेंगे ना कि रचनात्मकता के हर पहलू पर काम किया हुआ है। ये बहुत बड़ा खजाना है, मतलब जो निखर कर आता है ना वो एक एसेंस निखर कर आता है और वो आपकी कहानियों में उपन्यास में जो आप लिखती हैं उसमें वो पता चलता है। जयंती जी हम जब पढ़ते हैं तो ना लगता है कि अगला पेज क्या होगा, अगला पेज क्या होगा, वो मैं तो महसूस करती रही हूँ। नहीं ये तो अनुभव जो थे वो तो सच में मेरे लिए बहुत क्या कहूँ एक तरह से विटामिन का ही काम किया। तो ये जो किस्सा सुना रही हूँ सोनी टेलीविजन का, तो मैं वहां गई और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है एक रोमांटिक सीरियल लिखना है। अच्छा। 27 मिनट का सीरियल होता था, उसे मशी मशी जो भी आप बोलिए, रोम कॉम तो नहीं था बट बिल्कुल वैसा सीरियल था, रोमांस की कहानी। तो कहानी वहानी पे हमने जो है डिस्कस कर लिया। फिर मुझे जो है शुक्रवार के दिन ऐसी सुबह एक मीटिंग में मुझे वो पूरा उनको सुनाना था। तो वहां एग्जीक्यूटिव एडिटर, डायरेक्टर और बाकी 2-3 लोग आ गए और मुझसे कहा गया कि आप नरेशन दीजिए। और मैं आपको बताऊं तो 3-4 दिन लग के मैंने लालित्य पांडित्य सब कुछ उड़ेल के मैंने वो एपिसोड लिखा था। कुछ ऐसा लिखा था कि भारती जी सुने तो शाबाशी दे और कहें कि जयंती तुमने क्या लिखा है। वाह। पूरा पांडित्य मतलब जो कुछ पता था भाषा का पूरा। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं पढ़ूं और निर्देशक जो है वो हंसने लगे। मैं उनका चेहरा देखूं पर उन्होंने मुझे चुप रहने को नहीं कहा। मैं फिर पढ़ रही हूँ, फिर वो हंस रहे। मुझे लगा मैं कहीं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रही, बहुत तेज तो नहीं बोल रही, बहुत गलत तो नहीं बोल रही। फिर आराम आराम से पढ़ना शुरू किया, वो फिर हंस रहे। वो पूरा आधा घंटा ऐसा ही गुजरा कि मैं पढ़ूं और वो हंसे, मैं पढ़ूं और वो हंसे। मैंने जब खत्म किया और उनका चेहरा देखा, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है मेरे साथ। वो हंस क्यों रहे? मैं कोई कॉमेडी सीरियल तो लिखा नहीं है मैंने, ये तो शुद्ध रोमांटिक है। लड़का लड़की छोटे से कोई शहर में है, कॉलेज के स्टूडेंट है, मिलते हैं। और फिर मैं उनका चेहरा जब देखने लगी तो उन्होंने कहा, जयंती तुमने संस्कृत में क्यों लिख दिया? और खूब हंसे। मैं फिर यूं देख रही हूँ उनकी और हक्का बक्का होके। बोले, अरे जैसे बोलती हो वैसे लिखो ना, ये जिस भाषा में तुमने लिखा है उस भाषा में कौन समझ पाएगा? ये हम लोगों की बोलचाल की भाषा थोड़ी है। और तुमने जो हमारे लिए बाकी जो लिख के दिया था वो तो बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल बनेगी इतनी बात का एक एपिसोड। और अब ये जो लिखा है वो तो तुमने ऐसी भाषा में लिखा है जो कोई समझ ही नहीं पाए। उस दिन मुझे जिंदगी का दूसरा एक लेसन मिला कि भाषा वो होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, जो संप्रेषणीय हो। जी। अगर आपकी भाषा ऐसी है जो दूसरों की समझ ही ना आए, आपके पाठकों की या देखने वालों की या सुनने वालों की, उस भाषा का
कोई मतलब नहीं है। खासकर वो जब वो पर्दे पर बोल रहे हैं तो आपकी भाषा वास्तविक भाषा होनी बिल्कुल चाहिए, होनी असल चाहिए। भाषा होनी तो चाहिए। मैंने रश्मि जी यहाँ ये किया कि लिखने की भाषा भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को समझ आए। देखिए, अब पत्रकारिता शुरू किए हुए भी मुझे कुछ साल हो गए थे, दुनिया तेजी से बदल रही थी और पलट के जब देख रही थी तो हर कोई शिकायत कर रहा था कि हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं, हिंदी से लोग दूर भाग रहे हैं। अब भाषा को अगर हम बहती नदी नहीं बनाएंगे, लोगों से जोड़ेंगे नहीं, तो नई पीढ़ी कैसे जुड़ेगी बताइए। जी। तो उस दिन मुझे ये दूसरा सबक मिला कि मेरी भाषा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को समझ में आए, किसी भी उम्र के लोगों को समझ में आना चाहिए। चाहे मैं लेख लिखूं, कहानी लिखूं, उपन्यास लिखूं, लेकिन भाषा मेरी ऐसी हो जो हर किसी की समझ में आए। तो वो मैंने दूसरा लेसन लिया। उसके बाद मुंबई से मैं दिल्ली आई, वनिता पत्रिका की शुरुआत हो रही थी, बतौर संपादक उन्होंने मुझे बुलाया था। तो मैंने सोचा प्रिंट मीडिया जो है वापस आती हूँ। और किसी भी पत्रकार के लिए ना अपनी पत्रिका चलाने का अलग ही एक शौक होता है। जी, जब आप करता धरता बनकर आए। और वनिता जो मैगजीन, वो तो महिलाओं की बहुत प्रिय मैगजीन रही। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें की कहानियां, कविताएं, मतलब हर वो चीज, हर वो पहलू जो कि महिलाओं के लिए जरूरी होता है। तो वो मैगजीन तो हम समझ सकते हैं कि जब आप वो इतना अनुभव लेकर आई, उसने तो हिट होना ही था। वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। उस वनिता की वजह से मैं दिल्ली भी आ गई और दिल्ली ने मुझे अपना लिया, मैंने दिल्ली को अपना लिया। तो इस तरह से जयंती जी, यहाँ पे एक जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप उस समय टेलीविजन के लिए, सीरियल्स के लिए लिख रही थी, तो मुंबई की जो फिल्म इंडस्ट्री है या जितने भी ये सीरियल्स बनते हैं, धारावाहिक बनते हैं, ये जो भाषा जो होती है, आजकल बहुत ये बात चल रही है कि रोमन में लिखी जाती है, पढ़ते वही हैं। और आजकल जो बच्चे होते हैं वो भी हम देखते हैं, जब टेक्सटिंग करते हैं, जो संदेश भेजते हैं, तो वो हिंदी भी रोमन में लिख रहे होते हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो कितना सही है, कितना हमें ग्राह्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए रश्मि, ये बात जो है ये सोचनी तो है, लेकिन इसे आप अब बदल नहीं पाएंगे। मैं इसका कारण आपको बताती हूँ। हिंदी के जितने साहित्यकार हैं या पत्रकार हैं या इवन संपादक रहे या हिंदी के मूर्धन्य लोग, उन सब ने जो है हिंदी को आगे नहीं बढ़ाया इस तरह से कि अपने जो बच्चे थे उन्होंने उन सब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में डाला। सारे जितने हिंदी पट्टी के लोग हैं उन लोगों को भी यही लगा कि अंग्रेजी जो है वो सफलता का पासपोर्ट है, हिंदी नहीं। हिंदी में आगे पढ़ के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो उस चक्कर में क्या हुआ, करीब पूरा 5 दशक तक हमने अपने बच्चों को हिंदी से दूर कर दिया। वो बच्चे जो है हिंदी में फेल होते हैं, बाकी सभी जो है उनके बहुत बढ़िया करते हैं जी। हाँ। हैं वो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, हिंदी तो है। हमने हिंदी को इस तरह से पूरे पाठ्यक्रम में हाशिए में डाल दिया। गलती तो हमारी है ना। अब आप अपने बच्चों को, जो भी पीढ़ी आ गई है दूसरी तीसरी, उनको आप दोष नहीं दे सकते। वो सबने वही कहा जो उनके माता पिता ने उनके लिए सही समझा। तो आपने जब देवनागरी से उनको दूर कर दिया, हाँ, आपने उनको हिंदी पढ़ने के लिए दिया ही नहीं। मैं जब नंदन की संपादक थी तब हम स्कूल्स में जाते थे कि आप नंदन सब्सक्राइब कर ले। माता पिता कहते थे हमारे बच्चों को हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी तो घर में बोल ही लेते हैं। अच्छा। बोलने भर को हिंदी चाहिए, उन्हें अंग्रेजी सिखाइए, अंग्रेजी में उनको मतलब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आना चाहिए उन्हें। आप अगर ये सब लेके चलेंगे और आज हम यहाँ बैठ के ये कहेंगे कि क्या कहे हमारे बच्चे तो इंग्लिश में टाइप करते हैं, उनकी गलती नहीं है। तो ये सब हमने तैयार किया हुआ है, आपने दूर किया है। प्लस बीच में ये दौर आ गया था कि आपने हिंदी को इतना क्लिष्ट बना दिया कि नई जो भी हिंदी पढ़ना चाहे वो बहुत दूर होते चले गए। क्लिष्ट हिंदी ही सही हिंदी है या नहीं, इस पे भी मैं बहस नहीं करूंगी, क्योंकि हर तरह की हिंदी के पाठक हैं। हिंदी अपने आप में इतनी खूबसूरत भाषा है भाई कि उसको आप कैसे भी लिखें वो पठनी ही होगी। लेकिन अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है तो आपको उनको देना होगा कुछ, आपने वो किया ही नहीं। जी बिल्कुल। तो फिर अब आपके इस प्रश्न पे आती हूँ कि पूरे मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी सितारे या जितने भी लोग काम करते हैं उन्होंने हिंदी में कभी कोई पढ़ा ही नहीं है, उनको सिर्फ बोलचाल की हिंदी आती है, इसीलिए वो हर काम अपना अंग्रेजी में करते हैं। तो मीटिंग्स भी जो वहां होती है तो अंग्रेजी में होती है मीटिंग्स, क्योंकि सारे के सारे वही लोग वहां नियम बनाते हैं और फिल्में बनाते हैं जो अंग्रेजी में महारत है जिनको। लेकिन मजबूरी ये है कि उनको वेब सीरीज हो या फिल्म हो वो हिंदी में बनाना है, क्योंकि हिंदी 70% जो है आज भी हिंदुस्तान में हिंदी ही बोली जाती है, समझी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्चक्र है। लेकिन जो हिंदी पट्टी से गए हैं वो हिंदी पढ़ लेते हैं, पर जो महानगरों से या दूसरी पट्टी से गए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है कि वो देवनागरी पढ़ ही नहीं पाते। और अगर आप अंग्रेजी में उनको लिख के दें हिंदी में, और वहां पे एक इंस्ट्रक्टर भी होता है जो उनको कहता है ऐसे नहीं ऐसे बोलिए, ऐसे नहीं ऐसे बोलिए। इसमें ये जो एक बहुत क्या कहना चाहिए घटना हो गई है, इसको
अब सुधारा नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि शायद जो अब इतने सारा सोशल मीडिया आया है जी। जिसमें कि हर कोई हिंदी लिख सकता है, बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, और शायद इससे अगर वापस आए कभी, क्योंकि जो आपने जो बात कही, वाकई एक पीढ़ी ऐसी तैयार हुई जब वो वहां पहुंची मुंबई में संघर्ष करने के लिए, तो उसके पास जो भाषा थी, जो मीडियम था, वो अंग्रेजी ही था। बिल्कुल। तो वो रोमन में पढ़ने के लिए एक तरह से बाध्य हो गए। तो हम शुक्र ये मनाएं कि कम से कम वो जो एंड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है वो हिंदी है। हिंदी में आ रहा है। तो देखिए, हिंदी इस तरह से आगे बढ़ेगी। अब हिंदी कैसे आगे बढ़ेगी, तो आपको मैं बताऊं, ऑडियो बुक्स के माध्यम से बनेगी, वीडियो बुक्स के माध्यम से आगे बढ़ेगी, ये जो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। और यहाँ एक अच्छी बात ये हुई है कि पिछले 10 सालों में हिंदी में जितने लेखक आए हैं, जिनकी किताबें बहुत बिक रही हैं, वो कोई हिंदी वाला नहीं है। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है जी, वो वापस युवा पीढ़ी को हिंदी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो आज हम वापस अगर ये कहें, जिस तरह से हम कहते हैं कि फिल्मों का एक अच्छा दौर है, वेब सीरीज का अच्छा दौर है, वैसे मैं कहूंगी लेखन का भी अच्छा दौर है, हिंदी लेखन का जी। क्योंकि अब हर तरह की चीजें लिखी जा रही है, पाठक जहां मन है वहां वो पढ़ रहा है। आपको अगर मुफ्त का पढ़ना है तो आप सोशल मीडिया पे पढ़िए, इतनी पत्रिकाएं उपलब्ध है आपको, हाँ, और इतने सारे नॉवेल्स आ रहे हैं। तो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि हिंदी के लिए ये सबसे अच्छा वक्त है।
के साए बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। ला 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 ला। आपने बहुत सारी किताबें लिखी है, 16 किताबें लिखी हैं, 6 उपन्यास आप लिख चुकी हैं, और जो अभी आपने बात की बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स जी। आप कर चुकी हैं, पॉडकास्ट भी आप करती हैं। ये जो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट है इस पर आते हैं, ये कैसे मन में आया अचानक कि मैं पॉडकास्ट करूं और ऑडियो बुक्स करूं बच्चों के लिए? बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। जी। देखिए, जब आप पढ़ते हैं और देखते हैं, हम सबको देखना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। हाँ, जी। क्योंकि देखना बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है, इवन बड़े भी। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ऑडियो बुक्स का ये होता है, बिल्कुल। चाहे वो पॉडकास्ट में कोई भी हो सकता है, हेल्थ से संबंधित पॉडकास्ट हो सकता है, कॉमेडी, कहानी। सुनने में आपको कहीं कोई ज्यादा कष्ट उठाना नहीं पड़ता। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में हो, बस में हो, आप आराम से सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स का रिवॉल्यूशन करीब 7-8 साल पहले हुआ, और हमारे यहाँ बहुत अच्छे से इनकी एंट्री हुई। तो ये क्या करते हैं, कहानियों को बहुत अच्छी आवाज में रिकॉर्ड करते हैं और आप उन कहानियों को सुनिए। तो अगर बच्चा जो है हिंदी में कमजोर है या पर हिंदी की कहानी सुनना चाहता है, पहले दादी नानी की कहानियां जो है जी, इतनी बिल्कुल, पॉपुलर हाँ, थी, हाँ। तो अब दादी नानी की कहानियां अच्छी आवाज में अगर आपको मिल रहा है, तो ये एक ऐसा एक माध्यम है, मैं अगेन कहूंगी, लेखन का कहूंगी या मीडिया का, जो बहुत लोकप्रिय हो गया। सुनने वाला माध्यम पॉडकास्ट। तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि भाई ये इतना अच्छा माध्यम है, इतना ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे आजमाना चाहिए। तो स्टोरी टेल वालों ने मुझसे कहा था बच्चों के लिए कुछ लिखिए, तो वहां मेरे 2-3 सीरीज हैं बच्चों के, और कहानियां हैं काफी सारी जो काफी चलती हैं। तो वो बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है। मैं और आप बात कर रहे हैं, इसी बातचीत में पीछे से कोई आवाज, कोई गाना आ जाए, जैसे आप बीच बीच में गाना बजा रही हैं, उस तरह से हाँ। एक लुत्फ आ जाता है, सुनने का आनंद आ जी जाता बिल्कुल, है। वो एक जिसे कहते हैं ना श्रव्य, आप एक पूरा इफेक्ट लगा के जो बनाते हैं, पूरा नाटक जैसा माहौल जी, हम जी, लोग जी, बना देते हैं। आकाशवाणी में भी तो यही हम सब करते बिल्कुल हैं। करते हैं। आकाशवाणी में तो नाटकों में शुरू से यही जी करते रहे बिल्कुल। हैं। जयंती जी, बात करते हैं आपकी जो उपन्यास है मेमराजी, उसके बारे में कुछ बताएं और फिर हम समेटेंगे ये कार्यक्रम। मेमराजी में बहुत अतरंगी किरदार है। महामारी के बाद जब मैं शैडो जैसा इंटेंस उपन्यास लिख चुकी थी, मैंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा गुदगुदाऊं। तो मैं भिलाई के दौरान अपने बचपन में गई, जहां हमारे पड़ोस में एक बसंती भाभी रहती थी। बिल्कुल मतलब इतनी गॉसिप मॉन्गर थी कि पूछे मत। भिलाई में कहीं भी कुछ घटता था उनको पहले पता होता था, और वहां के अम्मा को सुनाती थी, और इतनी दिलचस्पी से कि मेरी सहेली का किसी से अफेयर चल रहा है, वो मैंने उनसे सुना। तो हमारे बगल में जब कोई ट्रेनी इंजीनियर आता था, वो तुरंत पहुंच जाती थी खाने पीने की चीजें लेके, ऐसे ऐसे, और तुरंत बता देती कि ये घर, ये लड़की, वो लड़की, इससे बात करना, इससे मत करना, और यहाँ रिश्ता करना, मतलब तुरंत। और कहती थी ये तो मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। तो वो किरदार जैसे मेरे जहन में छप सा गया था। बिल्कुल मैंने सोचा क्यों ना उसको जिंदा करूं, और पलट के मैंने देखा, मुझे लगा कि ऐसी जो भाभियां होती हैं तो हर कहीं होती हैं। जी बिल्कुल। छोटे शहर में तो खैर होती हैं बिल्कुल, जिनको लगता है कि पड़ोस के घर में झांकना और उनकी घर से हर चीज निकलवा के लाना उनका धर्म सिद्ध अधिकार जी है। बिल्कुल, तो निगरानी ऐसे रखना मेमराजी जिसे जो कहते है उसका जन्म हुआ। तो मेमराजी आप जान गई ना, जो पेपराजियों की तरह लोगों के पीछे पड़ जाती है गॉसिप लेने को। बहुत आनंद आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि कहानियों और उपन्यासों और जो धारावाहिक और उनकी जो दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। एक कल्पना की दुनिया तो है, लेकिन हाँ, वो बड़ी, आप जहाँ चाहें, जो सोचना चाहें, जो पढ़ना चाहें, वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जयंती जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी किताबें तो हर जगह अवेलेबल है, पर मैं अब उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी जो लिखना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि आप के अंदर अगर है कि लिखना है तो जरूर लिखिए। अब वे पहले की तरह का माहौल नहीं है कि आपको कहानी किसी संपादक को भेज के महीनों इंतजार करना पड़ेगा स्वीकृति पत्र का। अब आपके पास सोशल मीडिया है और आपके पास कंप्यूटर है, आप जो मन में आए लिखिए, और आप उसे सोशल मीडिया के जरिए अपने दोस्तों को और अपने पूरे प्लेटफॉर्म पे डालिए। और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि आप ये भी ना सोचें कि आप कैसा लिखते हैं। अब भाषा में
अगर आपको शुद्धता चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए, तो खूब पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर आप अपनी जो एक खासियत है ना भाषा की, उसको भी बचा के रखिए। खूब देसी जो है शब्द डालिए, देसीपन का मजा दीजिए, वहां के किस्से दीजिए बिल्कुल, और आप लगातार लिखिए। इससे क्या होगा, आपके पाठक बनेंगे और आपको एक बहुत अच्छी जमीन मिल जाएगी। और आज की तारीख में जितने भी पब्लिशर हैं, वो सारे के सारे सोशल मीडिया से ही अपने लेखक तलाशते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपका लिखा बहुत पढ़ा जाता है, आप कुछ अच्छा लिख रहे हैं, तो वहीं से आपसे संपर्क करेंगे कि हमारे लिए किताब लिख के दीजिए। तो ये जो वक्त है वो सबसे अच्छा वक्त है हिंदी में लिखने का। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लिखने के साथ साथ अपनी बात को रिकॉर्ड करके, आपके फोन में सारी सुविधाएं हैं, नहीं तो गूगल की मदद ले लीजिए, पॉडकास्ट बनाइए, आप रिकॉर्ड करिए, अपने मोबाइल को ऑन करके रिकॉर्ड करिए। और बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त में आपका जो है वो पॉडकास्ट डिले करेंगे। और पॉडकास्ट के जरिए क्या होगा, आप ज्यादा और नए और युवा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अगर आप लोकप्रिय हो गए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने लगे, तो आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। तो आप जरा भी ये मत सोचिए कि मेरा लिखा कौन पढ़ेगा। आपका लिखा पढ़ने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, क्योंकि आप कुछ अलग और अच्छा लिखने वाले हैं। तो तुरंत आप इस पे अमल करिए और किसी का इंतजार मत करिए। दोस्तों, सच बताऊं, मेरा तो मन नहीं कर रहा है ये मुलाकात समेटने का, लेकिन घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लेने का समय हो चुका है। तो जयंती जी, फिर मुलाकात खत्म करते हैं, इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके और आप लोगों के साथ मिलके। मेरी शुभकामनाएं तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि आप सब आगे बढ़े, बहुत खुश रहे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। जी, इसी के साथ कहते हैं नमस्कार।